हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्डोर स्ट्रेटजी के तीसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में सभी चीजें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्या होती है, किस सिचुएशन में बनाई जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट की जाती है, किन बातों का ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त, ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट होगा, मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा। सभी चीजें हम आज के इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कब क्रिएट करते हैं, किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिल सकती है, तो उस रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए, उस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए हम जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटजी। अब लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटजी के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। और बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट जो होता है इसके अंदर वो ये होता है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट जोन होता है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट जोन होता है, प्रॉफिट एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर जोन जिसमें कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, वो पर्टिकुलर एरिया हमें इसके अंदर बड़ा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं उसके दूसरे बेनिफिट के बारे में, तो इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमें बहुत ही ज्यादा फेवरेबल देखने को मिलता है। जो इसका तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। जितनी आपने प्रीमियम पे करी है उतना ही आपको नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान हमें देखने को नहीं मिल सकता। और जो चौथा बेनिफिट है इसके अंदर वो ये है कि क्योंकि ये एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए ये स्ट्रेटजी है, तो जितना ज्यादा हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर टाइम डिके मिलता है उतना ज्यादा हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये तो चार बेनिफिट हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक्स की, तो इसका इकलौता ड्रॉबैक जो है और जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है बहुत ही, वो ये है कि ये जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं ये कब बनाते हैं, रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर किसी भी अनसर्टेन इवेंट के चलते या न्यूज के चलते हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी राइज होते हुए देखने को मिल जाती है, बढ़ते हुए देखने को मिलती है, तो फिर हमें मार्केट के अंदर एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। अब नुकसान होगा तो लिमिटेड ही, जितनी आपने प्रीमियम पे करी है, लेकिन नुकसान होगा जरूर। तो ये इकलौता और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का। अब अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये कंप्लीटली पुट ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी और चार डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस का इस्तेमाल करके इस स्ट्रेटजी को क्रिएट किया जाएगा। अब वो करना कैसे, हम क्या करेंगे, हम इन द मनी और आउट द मनी की एक एक पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे और डीप इन द मनी और डीप आउट द मनी की एक एक पुट ऑप्शन को बाय कर देंगे। जब हम ये चार ट्रेड्स ले लेंगे तो फिर हमारी लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी ना हो, वो एक रेंज में ट्रेड कर रही हो वो एसेट। उसका रीजन क्या है, जो कि मैं ड्रॉबैक के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है हम ये रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस किसी भी रीजन के चलते हमें वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, तो उसकी वजह से हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लो कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करो उसके अंदर वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी ना हो, एक रेंज में वो एसेट ट्रेड कर रही हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको आपको उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि इनफ लिक्विडिटी हो। क्योंकि अगर मान लो आपने किसी ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करा जिसमें कि लिक्विडिटी नहीं है, तो होगा क्या, जब आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करोगे या फिर जब आप इस स्ट्रेटजी से एग्जिट करोगे, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो फिर सामने कोई बायर या सेलर अवेलेबल ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर टाइम और उस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो उसकी वजह से होगा क्या, ना तो आप राइट टाइम और राइट प्राइस पे एग्जिट कर पाओगे और ना ही एंट्री कर पाओगे। तो इसलिए आपको उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है जिसमें कि इनफ लिक्विडिटी हो। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो इन द मनी और जो डीप इन द मनी के बीच का डिफरेंस है वो आउट द मनी और डीप आउट द मनी के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और जो चौथा और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो चार ट्रेड्स आप लोगे ये सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग एसेट या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए।
अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये चीज समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 51,700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इट मींस कि ये हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। अब हमें करना क्या है, हमें इन द मनी और आउट द मनी की एक एक पुट ऑप्शन को सेल करना है और डीप इन द मनी और डीप आउट द मनी की एक एक पुट ऑप्शन को बाय करना है। तो मान के चलते हैं कि मैंने 200 पॉइंट इन द मनी पुट ऑप्शन को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 200 पॉइंट इन द मनी पुट ऑप्शन कौन सी हुई, 51,500। तो 51,500 की पुट ऑप्शन का मैंने एक लॉट सेल कर दिया और ये मान के चलते कि ये मैंने 200 रुपए के लेवल पे सेल कर दिया। अब क्योंकि 200 पॉइंट के डिफरेंस पे मैंने इन द मनी पुट ऑप्शन सेल करी है, तो 200 पॉइंट के डिफरेंस पे मैं आउट द मनी पुट ऑप्शन भी सेल करूंगा। तो 200 पॉइंट का डिफरेंस आउट द मनी पुट ऑप्शन के केस में हो गया 51,900। तो 51,900 की पुट ऑप्शन का मैंने एक लॉट सेल कर दिया और ये मान के चलते कि ये मैंने 100 रुपए के लेवल पे सेल कर दिया। अब जो हमें बाय करनी है वो मैं मान के चलता हूं कि मैंने इन द मनी पुट ऑप्शन से 200 पॉइंट के और डिफरेंस पे मैंने डीप इन द मनी पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। तो इन द मनी पुट ऑप्शन क्या है, 51,500। तो इससे 200 पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, 51,300। तो 51,300 की पुट ऑप्शन का मैंने एक लॉट क्या कर लिया है, बाय कर लिया है और ये मान के चलते कि ये मैंने 300 रुपए के लेवल पे बाय कर दिया। अब क्योंकि मैंने इन द मनी पुट ऑप्शन से 200 पॉइंट के डिफरेंस पे डीप इन द मनी पुट ऑप्शन बाय करी है, तो डीप आउट द मनी भी मुझे आउट द मनी से 200 पॉइंट के डिफरेंस पे ही बाय करनी पड़ेगी। अब आउट द मनी क्या है, 51,900। तो इससे 200 पॉइंट का डिफरेंस कहां बैठेगा, 52,100। तो 52,100 की पुट ऑप्शन का मैंने एक लॉट बाय कर लिया और ये मान के चलते कि ये मैंने 50 रुपए के लेवल पे बाय कर दिया। तो 200 रुपए और 100 रुपए ये मैंने क्या करी है, सेल करी है, जिसका टोटल हुआ 300। तो ये हो गई हमारे लिए क्या, इनकम। और 300 रुपए और 50 रुपए ये मैंने क्या करी है, बाय करी है, जिसका टोटल हुआ 350। और ये हमारे लिए क्या हो गई, कॉस्ट। अब जब हम 350 रुपए की कॉस्ट में से 300 रुपए की इनकम को माइनस करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंस कितने का निकल कर आएगा, 50 रुपए का। अब ये जो 50 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये 50 रुपए का डिफरेंस जो हुआ है ये हमारी इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने की कॉस्ट है। यानी कि 50 रुपए की प्रीमियम हमें पे करनी पड़ी है इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हम मैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स में बताया था कि जो लॉस होता है इसके अंदर, वो जितना हमने प्रीमियम पे करी है उतना ही नुकसान हमें मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस एग्जांपल में हमने नेट कितनी प्रीमियम पे करी है इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, 50 रुपए की। तो ये जो 50 रुपए की प्रीमियम है यही हमारा मैक्स लॉस है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक लॉट की क्वांटिटी यानी कि 15 क्वांटिटी से, तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 750 रुपए। इट मींस कि 750 रुपए से ज्यादा का नुकसान हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं हो सकता, भले ही हमें कितनी ही बड़ी मूव क्यों ना देखने को मिल जाए किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन मैक्स नुकसान हमें 750 का ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें कि मैक्स प्रॉफिट हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। जो हमारा इन द मनी और डीप इन द मनी के बीच का डिफरेंस है उसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम पेड। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मैक्स प्रॉफिट। अब यहां पर हमारा इन द मनी और डीप इन द मनी के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट के डिफरेंस में से जब हम माइनस करेंगे अपनी 50 रुपए की नेट प्रीमियम पेड, तो हमारे सामने जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 150 रुपए का। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक लॉट की क्वांटिटी से, तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2250 रुपए। यानी कि 2250 रुपए मैक्स प्रॉफिट है जो कि हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है। इससे ज्यादा का प्रॉफिट हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्स प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें सिंपली करना क्या है, इन द मनी और डीप इन द मनी के बीच का जो डिफरेंस है उसमें से माइनस करनी है अपनी नेट प्रीमियम पेड, और जितने लॉट के साथ आपने ट्रेड करी है उतने लॉट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंस को। तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी मैक्स प्रॉफिट की, जो कि इस एग्जांपल के अंदर 2250 रुपए। अब यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो हमें देखने को मिलेगा 1:3 का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जो कि इसके बेनिफिट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमें बहुत ही ज्यादा फेवरेबल देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर ब्रेक इवन लेवल की, तो ब्रेक इवन लेवल इसके अंदर भी दो निकलेंगे, एक अपर ब्रेक इवन लेवल और एक लोअर ब्रेक इवन लेवल। और निकालना कैसे है, बहुत सिंपल है। अपर ब्रेक इवन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जो हमारी डीप आउट द मनी स्ट्राइक है उसमें से माइनस करनी है अपनी नेट प्रीमियम पेड, और लोअर ब्रेक इवन लेवल निकालने के लिए जो हमारी डीप इन द मनी स्ट्राइक है उसमें ऐड करनी है अपनी नेट प्रीमियम पेड। तो हमारे सामने अपर और लोअर ब्रेक इवन लेवल निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी जो डीप इन द मनी स्ट्राइक है वो कौन सी है, 51,300 की। तो 51,300 में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा नेट प्रीमियम पेड, जो कि इस केस में 50 रुपए है। तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 51,350 का। और जो हमारी डीप आउट द मनी स्ट्राइक है वो कौन सी है, 52,100। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करनी पड़ेगी नेट प्रीमियम पेड, जो कि है 50 रुपए। तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 52,050 का। तो 51,350 जो हुआ वो हो गया हमारा लोअर ब्रेक इवन लेवल, और 52,050 जो हुआ वो हो गया हमारा अपर ब्रेक इवन लेवल। अब जब तक हमें बैंक निफ्टी इन दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में देखने को मिलेगा तब तक हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी इन दोनों ब्रेक इवन लेवल में से किसी भी एक लेवल के पास आ जाता है तो फिर हमें इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी इन दोनों में से किसी भी ब्रेक इवन लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।